बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकद्दमा प्रॉपर्टी का और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। और मुकद्दमा प्रॉपर्टी का हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रॉपर्टी एक ऐसा सेक्टर है जिससे हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, रोज़गार उनका इस सेक्टर से वाबस्ता है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन ज़राअत के बाद अगर कोई दूसरा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है तो वो है प्रॉपर्टी का सेक्टर। और पब्लिक न्यूज़ हमेशा की तरह उन इश्यूज़ को हाईलाइट करता है जिसको तमाम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और प्रॉपर्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रॉपर्टी का रिवाइवल नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है या उसकी इंपॉर्टेंस, उसको इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब कोरोना वायरस की सूरत हाल पैदा हुई और मुल्क में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के दौरान जब सॉफ्ट लॉकडाउन आया और इंडस्ट्री को खोलने की बात की गई तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि सबसे पहले जो इंडस्ट्री खुलेगी वो थी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था उसको खोलने का फैसला किया गया था, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका रोज़गार उससे वाबस्ता है। और बहुत से और सेक्टर्स, तकरीबन 60 से 62 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सेक्टर से, प्रॉपर्टी के सेक्टर से, इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर से वाबस्ता हैं। तो हम बात करेंगे मुकद्दमा प्रॉपर्टी में। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे। सबसे पहले मारूफ कारोबारी हमारे साथ अहमद चनाई साहब होंगे, उनको मैं खुशामदीद बोलूँगी प्रोग्राम में। इसके अलावा तसद्दुक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ये हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टार मार्केटिंग, उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद बोलूँगी। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ होंगे और मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल है, उनको क्या मसले मसाइल हैं, उनसे भी बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ होंगे इदरीस शेख और इस्लामाबाद से फैसल साहिब और कराची से हमारे साथ होंगे बिलाल खान। रिपोर्टर्स पर जाने से पहले मैं अपने गेस्ट की तरफ चलूँगी और उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद बोलूँगी। सबसे पहले अहमद चनाई साहब, मारूफ कारोबारी शख्सियत है, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आखिर वजह क्या है प्रॉपर्टी के सेक्टर को जो नज़रअंदाज किया गया पहले बहुत अरसे से, लेकिन बुनियादी वजह क्या थी? अहमद चनाई साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, हमारे साथ तसद्दुक हुसैन साहब हैं, पहले उनसे बात करते हैं। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये सेम कि आखिर बुनियादी वजह क्या थी कि प्रॉपर्टी को एकदम से जो प्रॉपर्टी बिल्कुल ज़मीन की कीमतें नीचे हो गई, प्रॉपर्टी का सेक्टर बंद हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल बंद हो गया। हुकूमती पॉलिसीज़ थी, लेकिन आप लोगों को क्या बुनियादी वजह थी जो कि आपकी सुनी नहीं गई कहीं पर भी? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा रियाज साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। असल में तो ये एक तो कोरोना ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इस पूरी जितनी भी इकॉनमी है पाकिस्तान की, इंटरनेशनली, उसमें रियल एस्टेट भी शामिल है। तो इसके अलावा जो इससे पहले जो थोड़े मसाइल चल रहे थे उसमें टैक्स का मसला था और नैब का मसला था। नैब और टैक्स जो जब से नैब ने इसके ऊपर अपना कोई भी प्रोजेक्ट होता था, कोई भी चीज़ें चल रही होती थी तो नैब अंधाधुंध कोई बगैर तहकीक किए चीज़ें लोगों को पकड़ शुरू कर देती थी। तो उस हवाले से नैब और टैक्स के छापे बार बार चीज़ें करने से इस वजह से नेगेटिविटी फैलती कि मार्केट में, तो और एकदम बिल्कुल सलाम पड़ा। साथ ही साथ कोरोना की वजह से कोरोना ने बिल्कुल सफाया कर दिया और फिर 3-4-6 माह से मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी थी। तो इस वजह से प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बेरोज़गारी फैली है। लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। जो लोग पहले प्रॉपर्टी के लोग से 40 इंडस्ट्री जो है इसके साथ अलाइड हैं, जो मुंसलिक हैं, जो लोग काम करते हैं, वो बहुत परेशान हैं। कोई काम चले, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इसमें पैकेजेस अनाउंस किए हैं, लेकिन कुछ के ऊपर अभी अमल हो गया, कुछ अभी बाकी हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, लेकिन इस वक्त और बहुत कुछ करने के लिए करना है हुकूमत को, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हमें आपको, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं भी बता देता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करना होगा लोन की सूरत में है, एनओसी इदारों के साथ मिलके एनओसी के हवाले से। इसके अलावा जितने भी मार्केट के अंदर सबसे पहले इत्माद की फ़िज़ा बहाल करनी होगी। नैब और टैक्स के छापे और लोगों से पकड़ जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत कम है मार्केट के अंदर। ट्रस्ट लेवल इसका हाई करना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त डिमांड नहीं है। कंस्ट्रक्शन वज़ीर साहब ने तो ओपन किया था इस शोबे को, लेकिन इस शोबे से वाबस्ता लोगों ने अभी तक अपना काम प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मार्केट में डिमांड नहीं है। जो यूनिट वो चीज़ें बनाएंगे वो उससे सेल नहीं हो पा रही। डिमांड के लिए हुकूमत को चाहिए, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। चाहिए कि इसमें जी सप्लाई होगी, तो हुकूमत को चाहिए कि इसके अंदर कम जो इंटरेस्ट के ऊपर लोन जो है वो अनाउंस करें लोगों के लिए। जब लोन होंगे जो बिल्डर के लिए, और इसके अंदर सहूलियात दें। इन्होंने अभी तो थोड़ा सा रखा था दिसंबर तक का टाइम, ये जो एमएनएसटी थी और टैक्स के अंदर कुछ छूट दी गई थी, तो इसको भी टाइम को बढ़ाना चाहिए।
ठीक है, मैंने तभी तसद्दुक़ साहब आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये किया था कि प्रॉपर्टी सेक्टर से जितने भी लोग वाबस्ता हैं पहले उनके मसाइल का पता चल सके कि बुनियादी तौर पर उनको क्या मसले मसाइल हैं जो प्रॉपर्टी में एकदम से मंदा आ गया है। अच्छा, अब अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज रिवाइव की हैं। इमरान खान साहब ने एक तरह से एमनेस्टी स्कीम ही दी है कि अगर कोई इंडस्ट्री चलाना चाहता है, इंडस्ट्री से वाबस्ता होता है, तो 1 साल तक पहले तो उनको जो टैक्स है उसमें कमी लाई जाएगी। दूसरा ये कि उनसे पूछा नहीं जाएगा, जिस तरह आपने बताया कि एक बहुत बड़ा इशू है कि नैब पकड़ देकर शुरू कर देता है और उसके बाद काम बंद कर देता है, जिससे बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि सोर्स ऑफ मनी क्या है, आप ला सकते हैं मार्केट में पैसा और काम शुरू कर सकते हैं। एक तरह से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को रिवाइव किया। जी, ये बहुत अच्छी एफर्ट है, ये बहुत अच्छा उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन इस टाइम को थोड़ा बनाना चाहिए। जब उन्होंने असल में अनाउंस किया तो उस वक्त कोरोना चला। अगर ये कोरोना से पहले ये अनाउंसमेंट आ जाती तो एकदम मार्केट अच्छी हो जाती, लेकिन कोरोना चल रहा था, मार्केट बंद थी, अनाउंसमेंट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो टाइम है ये भी शॉर्ट है, फायदा नहीं उठाया गया करना चाहिए। ये अभी तक कोई फायदा नहीं उठाया गया। इसमें आप इसको दिसंबर तक है, दिसंबर से 1 साल के लिए इसको इस पीरियड को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट है फंसी है, वो निकाल के कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाए, उसके अंदर किसी को रिलीफ मिला ही नहीं है कि जो आगे इन्वेस्टमेंट करे और लोगों को फायदा पहुंचाए। तो इसलिए टाइम लिमिट को बढ़ाना चाहिए। कोरोना की वजह से इस इन्वेस्टी का अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ मार्केट के अंदर। मतलब गवर्नमेंट ने अगर दिसंबर तक का टाइम दिया है तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ बिजनेस सेक्टर को या प्रॉपर्टी सेक्टर को। अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि मजीद उसको प्रॉपर्टी सेक्टर को जी मजीद उसको 1 साल तक बढ़ाना चाहिए। इस प्रॉपर्टी सेक्टर भी तो अभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी कोरोना भी कुछ कम हो रहा है और कुछ मार्केट में भी स्मार्ट लॉकडाउन वाला भी अच्छा फार्मूला है, लोग इसमें काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे नवंबर दिसंबर तक काम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इसी को कंटिन्यू करना चाहिए, इनको कंटिन्यू करना चाहिए। इसके असल में सबसे बड़ी जो इत्मीनान की जो फ़िज़ा कायम नहीं है मार्केट के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो गवर्नमेंट एक चीज़ लेकर आती है तो वो ये जो एमनेस्टी है, तो बहुत लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि अगर हमने एमनेस्टी में आज अपनी चीज़ें कुछ शो कर दी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसा दबा के बैठे हुए हैं, तो कल गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, फिर कोई किसी और तरीके से कोई और ला आ जाए तो पकड़ के वो उसके ऊपर सामने ले आगे चीज़ें। तो इस वजह से इस चीज़ को और कानून को जो है इसको और क्लियर करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। हमने अब कराची की तरफ रुख करना है नाजरीन, और कराची में जो प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद हैं उनको क्या मसले मसाइल है, हमारे नुमाइंदे हैं बिलाल खान, वहाँ से उनसे बात करते हैं। बिलाल, कहाँ पर आप मौजूद हैं और कराची के अंदर क्या सूरत हाल है? प्रॉपर्टी सेक्टर के जो जितने भी वाबस्ता अफराद हैं उनको क्या मसले मसाइल हैं, और कोरोना के दौरान जो सिचुएशन पैदा हुई है उसके बाद सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से एक तामीराती इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ दिया गया, और ये रिलीफ उस वक्त दिया गया जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी और पाकिस्तान में भी इसके असरात काफ़ी दिखाई दे रहे थे, और पाकिस्तान भर में जो है वो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सरगर्मियाँ मुअत्तल थी। तो इस हवाले से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि एक बड़ा रिलीफ है, और इस रिलीफ से काफ़ी फ़ायदे भी होंगे, और इस रिलीफ के ज़रिए टैक्सेस में भी काफ़ी छूट मिली है। लेकिन कुछ वजूहत ऐसी भी सामने आ रही हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से, जो बाहर से सामान आना है उसमें आने पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये तमाम तर जो रिलीफ है इस पर खलल पैदा हो रहा है, और जो तामीराती इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर काम उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से इस रिलीफ के बाद होना चाहिए था। हमारी दीगर बिल्डर्स और दीगर हुकाम से बात हुई है जो कि तामीराती इंडस्ट्री से वाबस्तगी रखते हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये कोरोना वायरस के असरात जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद ही इस इंडस्ट्री और इस पैकेज के ज़रिए काफ़ी रिलीफ सामने आएगा। दूसरी जानिब अगर मज़दूरों की बात की जाए तो मज़दूरों से भी हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, और काफ़ी लोग जो यहाँ पर काम के मुंतज़िर हैं वो इस वजह से काम पर नहीं आ रहे, क्योंकि जो तामीराती इंडस्ट्री है वो काफ़ी ठप दिखाई दे रही है, क्योंकि बाहर से जो सामान आना था वो नहीं आ रहा। उसकी वजह से जो बिल्डर्स हैं वो अब मज़दूरों को काम पर नहीं रख रहे। तो बिल्डर्स के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो अलग हैं, मज़दूरों की मुश्किलात जो है वो दीगर हैं। लेकिन जो ये सोचा जा रहा था कि इस वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज के बाद इंडस्ट्री जो है वो तेज़ी की और काम जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा, तो वो असरात जो है वो अभी तक तो नहीं दिख रहे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे कोरोना वायरस के असरात ख़त्म होंगे तो ये तमाम तर पैकेज जो है वो सूदमंद साबित भी होगा और इससे काफ़ी फ़वाइद मिलेंगे।
जी मतलब तब ये सेक्टर खुलेगा। बहुत शुक्रिया बिलाल, जिस तरह आपने बात की, यही बात सद्दुक साहब भी कह रहे थे कि जो एमनेस्टी लेकर आई है हुकूमत, वो कोरोना के टाइम पर लेकर आई है और अभी तक इससे कोई फायदा नहीं उठा सके। तो सद्दुक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि पहले हम देखते थे कि फाइल्स पे सारा बिजनेस होता था, मतलब एक मार्केट में पैसा आता था प्लॉट की खरीदारी के लिए या बिल्डर्स के पास पैसा जाता था, प्लॉट्स खरीदे जाते थे, लेकिन वो सिर्फ एक पेपर होता था और वो फाइल्स ही जो है वो मार्केट में ऐसे इवैल्यूएट होती थी, लेकिन ज़मीन के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नज़र नहीं आता था। अब आपको क्या लगता है, अगर ये इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइव करती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो बेहतर बनाया है, तो उसके बाद यही दोबारा सूरत हाल नज़र आएगी, वो फाइलें ही हमें घूमती नज़र आएंगी या ज़मीन पर भी कोई बिल्डिंग हकीकी तौर पर खड़ी नज़र आएगी? नहीं जी, इंशाल्लाह बिल्डिंग हकीकी तौर पर नज़र है। गवर्नमेंट का एक तो अच्छा इकदाम यह है कि उन्होंने सब जितने भी इदारे हैं, RDA, CDA, LDA, KD, सब इदारों को नोटिस किया है कि 30 to 60 डेज़ के अंदर NOCs दें। सबसे पहले मसला लोगों को ये होता था कि उनके प्रोजेक्ट सालों सालों उनके NOC नहीं मिलते थे, गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलते, प्रोजेक्ट लटके रहते थे। अभी बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो NOC प्रोसेस में और गवर्नमेंट में सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने इसमें नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया कि 30 to 60 डेज़ के अंदर इसके NOC जो भी लेकर आता है किसी इदारे के अंदर, रेगुलेटर के अंदर, उसको क्लियर करना है। तो इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री में अभी काम में तेज़ी आएगी। इंशाल्लाह ईद के बाद भी इसका काफ़ी उम्मीद है कि ईद के बाद या अगस्त में इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो इसी वजह से कि ये जो इन्होंने जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। फरमाइए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे वजह आपने ये है कहा कि इसमें अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अभी कि जो लोगों को NOCs के अंदर प्रॉब्लम थे, जो लोग लीगल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। इसको और आसानी पैदा करनी चाहिए। वन विंडो के तहत इन मामलों को जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। लीगल कंस्ट्रक्शन की आपने बात किया, इस पर भी मैं बात करूंगी, क्योंकि हर सेक्टर में काली भेड़ें भी तो होती हैं, वो भी आपको यकीनी तौर पर पता होगा कि वो डैमेज कर रही हैं। उन पर बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने जैसे कहा कि ईद के बाद बेहतरी आएगी, लेकिन कोरोना की वजह से सिचुएशन ये है कि लोग बेरोजगार हैं, जो उनका जरिया मुआशा है वो, तो बेहतरी कैसे आएगी अगर उनके कारोबार ही नहीं चल रहे, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, कोई मकान खरीदना नहीं चाह रहा, कोई दुकान खरीदना नहीं चाह रहा, कोई एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदना नहीं चाह रहा, तो फिर हालात में बेहतरी कैसे आएगी आपके सेक्टर में? देखिए आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। अभी तो कोरोना के कुछ 6 माह तकरीबन, कोई मार्च में स्टार्ट हुआ था, अभी कुछ 4 माह हो गए हैं, तो लोग अभी तंग आ गए घरों में बैठ बना होगा भी तो मार्केट में लोग फिर भी निकल आएंगे। लोगों घर में बैठा नहीं जा रहा और मार्केट में मतलब रोजगार भी नहीं है, तो घर में कैसा गुजारा करेंगे। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो चलेगी। लोग कोरोना भी पहले से कम हो रहा है और ये जो NOC के प्रोसेस में करो, लोगों के अप्रूवल में बहुत पेंडिंग चल रहे थे सालों से, कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो भी आ जाएंगे मार्केट के अंदर। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, एकदम तो नहीं होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ग्रो करेगी और बहुत उम्मीद है कि अगस्त तक इंशाल्लाह काफ़ी काम चलना शुरू हो जाए। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट मैं जिक्र कर रहा हूँ 30 to 60 इसके अंदर, इस पीरियड के अंदर जो लोगों को NOC मिल जाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो डेफिनेटली वो काम शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह बनेगा इसका। और इंटरनेशनली भी आप देखें तो अभी मार्केटिंग खुलना शुरू होगी। जो लोग इंटरनेशनली पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे रियल स्टेट के अंदर, तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ से सपोर्ट आना शुरू हो जाएगी। पिछले 3-4 माह के अंदर तो उनसे भी नहीं है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिवाइव, गवर्नमेंट की सपोर्ट रही और बेहतर इसमें इक़दाम किए। जैसे लोन वाला मैं भी पहले आपको बता रहा था कि जो लोन्स हैं वो लोगों को, पब्लिक को कम इंटरेस्ट के ऊपर देने चाहिए और बिल्डर के लिए भी स्पेशली इस तरह के कोई पैकेज अनाउंस करनी चाहिए ताकि मार्केट डिमांड आए मार्केट के अंदर और लोग जो बिल्डर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन भी कर सके मार्केट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, काली भेड़ों का हम जिक्र कर रहे थे कि हर सेक्टर में काली भेड़ें होती हैं, जो बिल्डर माफिया एक माफिया बन चुका है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? और इसको ख़त्म करने के लिए आप जैसे बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से बहुत देर से हैं, जो देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में किस तरह से बिल्डर माफिया का राज है एक, और वो अपनी बातें मनवाते भी हैं गवर्नमेंट से या किसी से भी, तो उनको ख़त्म करने के लिए आपने बुनियादी तौर पर क्या इकदाम किए हैं? देखिए, माफिया बिल्डर्स के अंदर कोई माफिया इसलिए पैदा होते हैं या बनते हैं जब कोई उनसे इदारे तावन नहीं करते हैं, या कोई ऐसी पाकिस्तान के अंदर जब लोगों के साथ तावन नहीं होता इदारों के थ्रू, तो फिर वो ब्लैक मेलिंग करके या अपने पहिए लगा के चीज़ों को अपनी उसको आगे लेके चलते हैं और वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब रेगुलेटर जो अपना है वो अपना काम सही तरतीब से करता जाएगा तो माफिया नहीं, वो प्रॉपर अपना बिजनेस करके आते हैं। माफिया किसी को कहने से पहले उससे तहकीक तो करनी चाहिए कि वो माफिया है भी या नहीं है, लेकिन माफिया का ऐसा इस इंडस्ट्री के अंदर ये जो रुझान है वो कम होगा। जो काली भेड़ों की बात कर रही हैं वो बिल्कुल हैं, वो लोग ऐसे बगैर उसके जो सही लोग काम करते हैं उनके लिए भी वो सही लोग वो नहीं काम करते, क्योंकि वो उनके लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं लोकली इंटरनेशनली। वो लोगों को लोड कसूट के साथ करते हैं। ये इदारों को देखना चाहिए कि किस एरिया में कहाँ पर ये काम हो रहा है,
कि लोग जो हैं वो लोगों को लूटा जा रहा है, बगैर एनओसीज के वहाँ पे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बगैर एनओसी के हैं, बहुत से ऐसे। तसद्दुक साहब हमारे साथ ही रहेगा, अहमद चनाई साहब ने भी हमें शामिल उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। चनाई साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि कितने लोग जिनका रोजगार वाबस्ता है पाकिस्तान में इस प्रॉपर्टी के जो सेक्टर है उससे, इंडस्ट्री से कितने लोग वाबस्ता है जो कि अपना रोजमर्रा की जो ज़रूरियात हैं, जो ज़राए मुआश है उनका वो बन चुका है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री है जो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान की अगर मईशत का निज़ाम दौड़ना है तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही वाबस्ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात जो सामने नज़र आ रहे हैं, जब जो कुछ होता रहा है या जो और इसमें सिलसिले होते रहे हैं, उसने इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धचका और नुकसान पहुंचाया है। आप जब सवाल पूछते हैं तो किस तरह कितने लोग इससे वाबस्ता हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब मैंने 72 अलाइड इंडस्ट्रीज कह दी तो इसका हिसाब लगाना मुश्किल है कि हजारों इंडस्ट्रीज के वर्कर हैं, लाखों वर्कर्स हैं, करोड़ों वर्कर्स हैं जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। और मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल के बाद अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जिसको अब इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है पाकिस्तान बनने के सैकड़ों सालों के बाद। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडस्ट्री ये फेलियर्स में आ चुकी है, इसके फेलियर्स की वजूहात क्या है? कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया या कुछ कमी रह गई? देखिए, ये एक रियलाइजेशन की बात है कि वो इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, उसको मुसलसल मुतबादिल गवर्नमेंट ने अपने अपने दौर में इग्नोर किया, निगलेक्ट किया। हाँ, निगलेक्ट किया। और हमेशा ये समझते रहे कि शायद ये टोटल मैल प्रैक्टिसेस हैं और ये बिल्डर माफिया है, फला है, जबकि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। देखिए, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग सब जगह पर होते हैं। कुछ लोग वगैरह एनओसी की जो भी बात हो रही थी उस पर भी काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, हमारी अपनी अपलिफ्ट के लिए, हमारी अपनी एक साख बनाने के लिए काम करते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त लाखों की तादाद में आपको बिल्डिंग्स और मकान बने हुए नजर आ रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी अच्छे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों ने बनाई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चनाई साहब, अब दोबारा से इंडस्ट्री को बूम कैसे मिल सकता है कोरोना की सिचुएशन के बाद? तसद्दुक साहब कह रहे थे कि जो एमनेस्टी स्कीम लेकर आए हैं कि आपका सोर्स ऑफ मनी नहीं पूछा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, एक अच्छा इकदाम है, लेकिन टाइमिंग्स ठीक नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ ऑलरेडी बंद है। इन्हें मजीद एक्सटेंड कर देना चाहिए इसको। देखिए, मैं तसद्दुक साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये इस वक्त अगर आप ये पैकेज लेकर आए हैं तो आपने शायद सेलर साइड को मजबूत करने की बात कर दी, मगर बायर साइड कहीं भी नहीं है। मुल्क में कारोबार नहीं है, मुल्क की तमाम माशी तरक्की का पहिया जो है वो जैम हुआ है और सिर्फ जितनी लोगों को जरूरत है उतनी ही परचेसिंग हो रही है। इस वक्त कोई भी बायर जो है वो फील्ड में नहीं है, कहीं भी जो है वो नजर नहीं आता। जब तक ये सेलर और बायर दोनों कंफर्ट लेवल पे नहीं आएंगे, दोनों मार्केट पे नहीं आएंगे, ये तो क्या कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। चलिए, सेलर्स तो है ना, क्योंकि उन्होंने अपना रोजगार कमाना है, उन्होंने मार्केट्स बनानी है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि आगे लोग आएँ और सेल कर सके, बाय करें और उनका घर चले। अब जो है उनके लिए तो मुश्किल है ना, क्योंकि उनके पास तो पहले ही इतनी कैपेसिटी नहीं है। कोरोना की वजह से सिचुएशन आपके सामने है, जब डिमांड ही नहीं होगी तो फिर आप लोगों के बनाने का फायदा? मैं आपसे यही कह रहा था कि सप्लायर साइड तो हमने मजबूत कर दी, लेकिन बायर साइड नहीं है। और बायर साइड अगर नहीं है तो फिर सप्लायर साइड कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। बायर साइड होगी तो उसी के दम की बिना पर जो है वो सप्लायर साइड बहुत ज्यादा मजबूत होगी। अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना की वजह से हम एक ऐसे दौराए पे खड़े हैं जहाँ लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्वाइवल की पड़ी है। वो इस साल कोई परचेसिंग की बात नहीं कर रहे, कोई परचेसिंग का सोच नहीं रहे। ये सारी चीजें जो है वो अगले साल पे जा रही हैं। तो टाइमिंग्स आर रॉन्ग, और इसलिए रॉन्ग है कि ये वक्त नहीं है और सारे लोग इसी छेछपन में मुब्तला हैं कि जी हम कैसे आगे बढ़े, कैसे बढ़े। मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस वक्त लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बहुत टाइट है, इतनी टाइट है कि आपकी ना जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है उनकी बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, जितनी जरूरत है उतनी चल रही है। फिर इसके बाद ये सारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी चलती थी। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी डेवलपमेंट के कोई खास नहीं है। जो अगर हम बजट पे नजर दौड़ाएं तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पे एक ब्रेक सा लगा हुआ है। तो जब तक ये दोनों चीजें, सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंबाइंड होकर नहीं चलेंगे, इस इंडस्ट्री को आप प्रॉस्पर नहीं करवा सकते राइट नाउ।
बिल्कुल ठीक है। चुनाई साहब हमारे साथ ही रहेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मैं बात करूंगी, लेकिन मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदे हमारे साथ हैं। लाहौर में जो प्रॉपर्टी सेक्टर से वाबस्ता है लोग, उनको क्या मसले मसाइल हैं? इदरीस शेख हमारे रिपोर्टर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। इदरीस, बताइएगा लाहौर के अंदर प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद हैं, उनको क्या मसले मसाइल हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और कोरोना के बाद जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है उनको कितना नुकसान हुआ है, इस सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, मार्च के तकरीबन अवाखिर में पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के हवाले से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिस पर जो है बाद में अप्रैल में जाके पंजाब गवर्नमेंट की जानिब, पंजाब के महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से जो है लिफ्ट कर लिया गया था बैन इंडस्ट्री से। उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इस पर जो काम करना शुरू किया गया, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे मीडियम्स हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों को तहाल तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। कुछ सरकारी ठेकेदार जिनसे हमारी बात हुई, इनमें एक रियाज तिरमजी ठेकेदार हैं बकर से, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट की जानिब से जो शेयर जारी किया गया है वो बड़ा लिमिटेड सा है। तो इस हवाले से जो है ताहाल हुकूमत को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और सूबाई इकॉनमी में मज़ीद पॉजिटिविटी लाने के लिए मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है। मज़ीद इकदाम की ज़रूरत है। इदरीस हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर की पब्लिक क्या कह रही है और उनको क्या मसले मसाइल हैं, आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लाहौर के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो वहाँ पर रियल स्टेट से वाबस्ता अफराद हैं या जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता अफराद हैं, उनको क्या मसले मसाइल हैं, हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख हमें बता रहे थे। इदरीस की तरफ भी चलेंगे। हमारे गेस्ट जो हैं अहमद चुनाई साहब, मारूफ कारोबारी शख्सियत है, और तसद्दुक हुसैन साहब हैं। उनको मैं कहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में इसी तरह बनिए रहिएगा। सबसे पहले इदरीस, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप बता रहे थे कि बहुत से ऐसे ठेकेदार हैं जिनको बहुत से मसले मसाइल हैं, इस कोरोना की वजह से काम बिल्कुल ठप हो चुका है, तो आगे जो गवर्नमेंट ने इनको रिलीफ दिया है उससे कुछ फायदा हो रहा है इनको? इदरीस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल फिज़ा, मैं आपको सुन सकता हूँ। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से कंस्ट्रक्शन को एक बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है और इस सिलसिले में इकदाम किए जा रहे हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से। हमारे साथ इस वक्त एक मुकामी बिल्डर मौजूद हैं, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी की भी ये उसके तमाम तर मामलात को देखते हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मौजूदा पंजाब हुकूमत में इनको किन मुश्किलात का सामना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बतौर ख़ास पोस्ट कोरोना जो सारा ये मामला चल रहा है इसमें। अदनान राठौर साहब, आप ये बता दीजिएगा कि कोरोना के बाद जो है हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर सारा जो बैन किया गया था उसको लिफ्ट किया गया, तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है इसको आप पंजाब में बिलखुसूस सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में किस जगह पे देखते हैं, और क्या कोई आप डिमांड करते हैं हुकूमत से, क्या इकदाम किए जाएँ कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बूम कर सके पंजाब में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत शुक्रिया आपका पब्लिक न्यूज़ का हमें इनवाइट करने का। जैसे कि आप जानते हैं अदनान राठौर मेरा नाम है और मैं स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो सबसे मुल्क की अगर आप देखें उसकी मईशत का पहिया जो है वो उसकी कमर्शियल ये जो है आपका ये इस सेक्टर से वाबस्ता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वाबस्ता है। अगर आपने मुल्क को चलाना तो इसको बूस्ट करना है। रिसेंटली हमें जो एक अच्छी खबर आई कि हमें इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं और फर्दर जो है इसमें और काफ़ी लैक्रेटिव ऑफर हैं। इससे हुआ तो नंबर वन तो ये कि एक तो हमारा जो तबका था, जो दिहाड़ीदार तबका जो हम बात करते हैं, उसको रोज़गार मिला, जो अच्छी चीज़ है वो हम आपको बताएंगे। एक तो वो हुआ, एक मुल्क में जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर इसको जोर आया है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर मजीद अब आ रहे हैं। अब जो जेन्युइन बायर्स अभी उसकी मार्केट है वो अब आगे आ रहे हैं। सेकेंडली जो हम डिमांड ये करते हैं कि ओके एक तो चीज़ हो गई, बैंक रेट्स भी कम हो गए, इंटरेस्ट रेट कम हो गया। जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ आपकी हैं उसको हमें फर्दर देखने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हमने अफोर्डेबिलिटी पे आना है तो उसको हमें देखने की ज़रूरत है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ और जो आपको एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ी जो है हुकूमत से फर्दर हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें उसमें भी थोड़ा लैक्रेटिव ऑफर्स जो हैं वो दें, ताकि हम मज़ीद फर्दर आगे जाएँ और अफोर्डेबिलिटी की तरफ भी आएँ, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। राठौर साहब, आप ये बताइएगा कि आप देखते हैं कि मौजूदा जो माली साल है जो कि 1 जुलाई से शुरू हुआ, तो इस मौजूदा माली साल में पंजाब में जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री होगी ये फलेगी फूलेगी, क्या पंजाब की मईशत को ये सहारा देगी? इस पूरे साल में आप पंजाब में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहाँ पे देखते हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो साल है ये तो सर्वाइवल का साल है, नंबर वन। अगर आपके पास इतनी बैकअप है तो सर्वाइव कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली ये प्रॉफिट्स वगैरह चीज़ें हैं, इसको यही फर्दर आगे की चीज़ें हैं, हम फर्दर इसको देख रहे हैं। अगर हम इसमें सर्वाइव कर जाते हैं विद अच्छा, अगर आप जेन्युइन प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि इसमें भी हम फर्दर ग्रोथ की तरफ आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें।
जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ एक मौजूद है ठीक है रीस, बहुत शुक्रिया। जो है कारोबारी जो ज़रात जो भी शख्सियात थी जिनको जो भी मसले मसाइल थे उन पर इदरीस हमें बता रहे थे, और एक लोकल कंस्ट्रक्टर भी उनके साथ मौजूद थे, और हुकूमत से क्या उनकी डिमांड्स हैं। अहमद चुनाई साहब की जानिब दोबारा चलते हैं। चुनाई साहब, मेरा अपने दोनों गेस्ट से यही क्वेश्चन होगा कि एक ये भी एक हम सुनते आ रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं वो ज़रूरी ज़मीनों पर बनाई जा रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये जो बात की जाती है कि जरी जमीन पे बनाई जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है वो इस पर एक्शन लेना चाहिए, उनको इसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए। अगर आपने इसकी इजाज़त दे दी है और वहाँ पर ये सोसाइटी बनी है तो फिर इसमें कसूर जो है वो बिल्डर का नहीं है, कसूर जो है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को नोटिफाई कर देना चाहिए कि ये ज़मीनें ज़रूरी ज़मीन रहेंगी और ये ज़मीनें जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए साझगार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादती है कि सोसाइटी बन जाती है, है वो उस पर एक्शन लिया जाता है कि ये तो ज़रूरी ज़मीन की, या इस बात की कंप्लेन की जाती है। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं, देखिए इसमें दो फैक्टर हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पहले मैं बिल्डर्स की तरफ आऊँगा कि बहुत सारी ज़मीनें वो ज़रूरी ज़मीनें जो है वो कन्वर्ट करवा लेते हैं हाउसिंग स्कीम में और बना लेते हैं, मगर कन्वर्ट जब करवाते हैं जब गवर्नमेंट परमिशन देती है। वो तमाम ज़रूरी ज़मीनें जो बगैर कन्वर्जन के। अच्छा चुनाई साहब, गवर्नमेंट परमिशन कितने टाइम में देती है? क्योंकि तसद्दुक साहब कह रहे थे कि अब तो जो एनओसी है उसको कर दिया गया है कि 30 to 60 डेज में एनओसी जारी कर दिया जाएगा, तो इतने दिनों में 30 से 60 दिनों के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन हो जाती है? देखिए, गवर्नमेंट चाहे तो रातों रात भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो 2 साल में भी नहीं कर पाती। तो ये तो सारी तमाम तर बात जो है वो गवर्नमेंट की अपनी तवज्जो, अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर है। तो अगर ये प्रायोरिटी उनकी है कि हमें हर चीज को बाकायदगी से सही तरीके से करके देना है, तो फिर जो है वो गवर्नमेंट ये काम बहुत जल्दी कर सकती है और उसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है। तो बात सारी गवर्नमेंट की अपनी सिंसियरिटी की भी है। लोग तो यहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जी हमारा कारोबार फले फूले, लोगों को रोजगार भी मिले और साथ साथ लोगों को रिहाइश की सहूलतें भी मैसर हो। जाहिर है उसमें कमर्शियल एंगल हर एक का होता है, जो भी बिल्डर होगा वो कमर्शियल एंगल के लिए काम करेगा, बगैर कमर्शियल एंगल के अल्लाह वास्ते वो काम नहीं करेगा। अल्लाह वास्ते उसने काम करना है तो उसके बाद ज़कात खैरात देने के और बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तसद्दुक साहब, मेरा आपसे भी ये क्वेश्चन है कि जो एक सामने आता है कि ज़रूरी ज़मीनों पर जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं और एक्शन तब लिया जाता है जब वो सोसाइटी बन चुकी होती है, वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं या फिर प्लॉट्स या घर या मकान ख़रीद लिए होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन लेती है। पहले एक्शन क्यों नहीं लेती, या पहले कंप्लेंट सेक्टर एक क्या बना हुआ है? सबसे पहले तो मुझे बताइए कोई कंप्लेंट सेक्टर बना है जो एनओसी जारी करता है हुकूमत की तरफ से, जो जिन सोसाइटीज़ को एनओसी जारी की जाती है? देखिए, शोबे तो सारे हैं, तमाम जितने भी इदारे उनके अंदर हर तरह के हर शोबे मौजूद होते हैं। जैसे चनाई साहब ने फरमाया कि बनने क्यों दिया जाता है, एक चीज़ रही ज़मीन के ऊपर हो रही है, एक इलीगल है, तो उसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। जब चीज़ें हो जाती हैं और सबकी नज़र में हो रही होती हैं, जब लोग कर रहे होते हैं, लोग लुट चुके होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये रही ज़मीन थी, इसके अंदर ये मसाइल थे, तो उसको पहले से ही देखना चाहिए। रही ज़मीन के ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उससे बेहतर है कि आप बिल्डिंग हाई राइज की तरफ जाएँ, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएँ, जहाँ जो जिस एरिया के अंदर ज़ही रकबा नहीं है वहाँ पर अगर ऑप्शन है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ज़रूरत तो है हमारे पास यूनिट्स की, लेकिन उसको देखना चाहिए कि ज़रूरी ज़मीन की तरफ, ज़रूरी ज़मीन के ऊपर कोई भी काम करने से पहले गवर्नमेंट को जो एनओसी देते हैं, जो रेगुलेटर हैं, उनका पूरा नेटवर्क होता है, निज़ाम होता है, उनको मालूम होता है किस जगह कोई एक ईंट भी लगती है तो भी उनको मालूम होता है किस जगह पे काम हो रहा है। तो उनको देखना चाहिए, जी बिल्कुल उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसको एक्शन उसी टाइम ही लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि जब बिल्डिंग खड़ी होती है या मकान खड़े हो जाते हैं तो उस वक्त उनको जाकर नोटिस दिए जाते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, चीज़ें होती है, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब ब्लैकमेलिंग तब भी चलती है कि रिश्वत तब भी चलती है, ब्राइब किया जाता है, ठीक है, जब खड़ी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा तसद्दुक साहब, ये बताइएगा कि अब हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि 50 लाख घर दिए जाएंगे उन तमाम लोगों को जो कि डिजर्विंग है। अब 50 लाख घर हुकूमत तो खुद बना नहीं सकी है, ना हुकूमत के बस की बात है। ऑब्वियसली आप जैसे लोगों को या मुख्तलिफ जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उन सेक्टर्स को मिलना पड़ेगा ताकि वो 50 लाख घर आवाम के रिलीफ तक आवाम को पहुँचाया जा सके आसान एक साथ पे। तो क्या कोई हुकूमत से कोई इस पर बातचीत हुई कि मिलकर काम किया जाए? जी
जी, बातचीत हुई, इस हवाले से कुछ मीटिंग्स भी हुई, कुछ लोग करना भी चाहते हैं, प्राइवेट जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना भी चाहते हैं, कुछ थोड़े बहुत इनिशिएट भी हुए, लेकिन लोग डरते भी बहुत हैं इस तरह के गवर्नमेंट के काम करने से, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस ये है कि जिन लोगों ने भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया उनके साथ बाद में बहुत से प्रॉब्लम आए, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन मामला चीज़ें। जी, ये पीटीआई गवर्नमेंट में तो नहीं, जो पुराने पीपल्स पार्टी या पीटीआई नहीं जी, पीटीआई हो या उससे पहले हो, कोई भी हो, कहीं भी उसका जो पीटीआई नहीं है, कोई 5 साल हो दूसरी गवर्नमेंट आ गई वो पूछना शुरू, इसके लॉज ऐसे होने चाहिए जो गवर्नमेंट उसकी तहकीक पहले कर लें, कोई भी काम शुरू करने से पहले। जब एक चीज़ तहकीक हो जाए, उसके अंदर प्रॉपर चीज़ें आप टेंडर के थ्रू चीज़ें आप इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें हो जाएं तो उसके बाद उसकी कोई इन्वेस्टिगेट नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों का इरादा है, ये जो बहुत अच्छी स्कीम है जो नया पाकिस्तान वाली, ये 500 घरें लो कास्ट वाली, काम इसमें करना चाहते हैं लोगों के पास लैंड भी मौजूद है, गवर्नमेंट अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि कल आज नहीं 4 साल नहीं, अभी पीटीआई की कल पीपल्स पार्टी नून लगी, वो ये खाते खोल के बैठ जाएगी। तो ये चीज़ इस चीज़ को इस चीज़ का जो लॉ है, जो प्राइवेट पब्लिक ये जो पार्टनरशिप है, इसका जो लॉ है इसका क्लियर करना चाहिए, इसकी पहले इन्वेस्टिगेट कर लें, चीजों के कर लें कि प्रॉपर तरीके से एक मैकेनिज्म रेडी कर लें ताकि गवर्नमेंट चेंज भी हो तो मसला ना हो। ठीक है, तो सदुक साहब हमारे साथ रहेगा। सब इस टाइम जो सबसे जी मेरी बात, इस टाइम जो सबसे जो मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वो इत्मीनान का है। मार्केट जो है उसमें इत्मीनान आना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, और जो लोग अब वो ट्रस्ट लेवल आए कैसे, हुकूमत वो ट्रस्ट लेवल कैसे बिल्डर्स में पैदा करे। मैं अपने गेस्ट से इस पर बात कर, इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं और शहर इक़्तिदार में है हमारे नुमाइंदे फैसल शाही। तो फैसल, आप बताएगा कि इस्लामाबाद के बासी क्या कहते हैं हुकूमत की तरफ से। अभी जो ट्रस्ट लेवल की बात की जा रही थी कि ट्रस्ट लेवल नहीं है, क्या शहर इक़्तिदार में भी यही सूरत हाल है, क्या बिल्डर्स में ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पर? फ़िज़ा देखिए, इस्लामाबाद में भी जैसे पूरे पाकिस्तान में दीगर हाउसिंग सोसाइटी जो है वो शुरू किए गए, मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए, इस्लामाबाद में भी 2 जोन जो है वो जितने भी रियल एस्टेट से इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए सोने की चिड़िया उन्हें कहा जाता है। सेक्टर में ज़ोन 2 है इस्लामाबाद का और ज़ोन 5 है। ज़ोन 2 जो है ये सारा एयरपोर्ट के करीब आता है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो जारी हैं, और इसी तरह जो ज़ोन 5 है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट जारी है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती कह लें या हुकूमत की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कह लें कि यहाँ बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी ऐसी बनी जिनके पास ना तो कोई NOC था, ना ही उन्होंने अपना LOP जो है वो मंजूर करवाया, और जिनके LOP मंजूर भी थे उन्होंने फिर नक्शे के साथ कुछ ऐसे छेड़छाड़ किया कि उनके LOP जो है वो NOC जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। मतलब उन्होंने ये किया कि जो उनका लेआउट प्लान था उनमें जहाँ मसाजिद की जगह थी उसे भी कमर्शियल बना के बेच दिया गया, और जो वहाँ पे जो पार्क की जगह थी वो भी कमर्शियल बना के बेच दी गई। तो ना इन हाउसिंग सोसाइटी जितने भी सेक्टर हैं यहाँ पे ना कोई पार्क छोड़ा गया, ना मसाजिद छोड़ी गई है, जिस वजह से ये इनके LOP जो है वो भी कैंसिल हो चुके हैं, NOC भी कैंसिल हो चुके हैं, और दर्जनों ऐसी सोसाइटी इस्लामाबाद में इस वक्त भी मौजूद है जिनके पास NOC नहीं है। लोग इन जो है वो ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यकीनन हर शहरी का, हर एक जो सफ़ेदपोश बंदा होता है उसका ये ख्वाब होता है कि वो अपना घर बना सके यहाँ, क्योंकि इन शहरों में ज़्यादातर लोग जो है किराए के घरों में रहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने किराए के घरों से जान छुड़ा के अपना घर बना सके। लेकिन जब वो बिल्डर्स की जानिब जाते हैं तो उनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो उनको यकीन नहीं आता, जब यकीन वो कर लेते हैं, जहाँ वो प्लाट खरीदते हैं, बाद में पता चलता है कि जहाँ उन्होंने प्लाट खरीदा, ये जो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी, इन्होंने इस कदर ज़्यादा फाइलें बनाई हैं कि यहाँ पे जगह उनके पास कम है, फाइलें ज़्यादा है, तो वो अपना पोजेशन लेने के चक्कर में इस कदर वो ख्वारी काटते हैं, और जब वहाँ से उनको जब प्लाट मिल जाता है तो फिर जब वो नक्शा जो मंजूर कराने जाते हैं तो पता चलता है कि इस सोसाइटी का NOC ही कैंसिल हो चुका है। जो जब NOC कैंसिल होता है कि उनका फिर घर का नक्शा ही जो है वो कोई भी मंजूर नहीं करता, ना वो CDA उसके जो मंजूरी देता है, ना ही वो जो सेक्टर या सोसाइटी है वो मंजूरी देती है। तो शहरियों को ये इन तरह के मसाइल का सामने, और फिर जब वहाँ पर घर बनाना वो शुरू कर देते हैं तो फिर दीगर उनको मसाइल सामने जो है वो उनके सामने आते हैं। पानी का मसला वहाँ पर आता है, सीवरेज का मसला वहाँ पर उनको जो है वो दरपेश होता है, और तो ये बहुत सारे मसाइल सामने उनके आते हैं। तो यकीनन जैसे आप जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उस पर एक बूम आया था 2005 से लेकर 2010 में, बहुत ज़्यादा बूम था। अब वो बूम जो कि नहीं है, कोरोना, एक तो कोरोना की वजह से तमाम शोबे, कोरोना तो अब आया है, लेकिन उसके अलावा इस इंडस्ट्री को वाकई वो बूम नहीं रहा है। ठीक है, फैसल हमारे साथ ही रहेगा। चनाई साहब, हमारे रिपोर्टर्स की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, सेम वही सिचुएशन है जो कि तसद्दुक थे कि ट्रस्ट लेवल नहीं है, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, और जो हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं वो भी घपले कर रहे हैं। देखिए, बात बिल्कुल किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने कोशिश ज़रूर की है कि लोगों पर अपना एतमाद बहाल किया जाए। वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर भी आए, और उस पैकेज में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, स्कोप भी है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ टाइमिंग सही ना हो, जहाँ पर हालात जो है वो साजगार ना हो जाए, उसमें जो है वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इसमें अब ये हो सकता है कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठकर इसमें न सिर्फ मजीद टाइम दिया जाए, बल्कि इसकी नोक पलक अगर दुरुस्त करनी है तो दुरुस्त भी की जाए। देखिए, जहाँ ये बात आती है कि जी लोग जो है वो बगैर परमिशन के सोसाइटीज बना लेते हैं और बाद में जब उस नक्शे की अप्रूवल के लिए जाया जाता है तो पता चलता है कि जी एनओसी नहीं थी, तो ऐसे प्रैक्टिसेस बाजार में जरूर होती हैं। और इन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो भी मुतल्लिका अमला है या सोसाइटीज का जो भी वहाँ पे टेक केयर करने वाले लोग हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको चाहिए कि इस पर कड़ी नजर रखें और लोगों को ये गलत काम ना करने दें। हर चीज की एक सजा तो मौजूद है, तो ये इनका काम है कि आम आवाम को जो है वो खुदा ना खास्ता किसी भी फ्रॉड से बचाया जाए, उनका जो हार्ड एंड मनी है वो इन गलत लोगों के हाथों ना चढ़ जाए और एक अच्छा माहौल पैदा हो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का। देखिए, बिल्कुल सही कहा गया, एक बहुत बड़ा स्कोप पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए आपको किसी ऐसे ही पैकेज की जरूरत है जहाँ पर लोगों को सस्ती रिहाइश मुहैया की जाए, क्योंकि लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई महंगी रिहाइश जो है वो लेते जाएं और उसके बाद जो है वो उनकी पहुंच से चीजें बाहर हो जाएं। तो जब तक जमीन का रेट सस्ता करने की बात नहीं करेंगे, हम सोसाइटीज को जो है वो हॉरिजॉन्टली रिहाइश को एक्सपेंड नहीं करेंगे और अगर हम वर्टिकल ग्रोथ की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि हम सिटीज को डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम एरियाज को डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमें जरूरत है कि हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की तरफ जाएं, एरियाज डेवलप करें, नए सिटीज डेवलप करें, लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। देखिए, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो अल्टीमेटली मैथ एक्टिविटीज को जनरेट करती हैं और इसी तरह फिर इकोनॉमी जो है वो अपने डगर पे चलती है। तो जब तक हम इकोनॉमी का पहिया घुमाने की बात नहीं करेंगे और उसको एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हम इसमें कहीं बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल तरक्की नहीं कर सकेंगे। अच्छा शनाई साहब, आपने जिस तरह से कहा कि जो ज़मीन का रेट है उसको कम करने की ज़रूरत है या इसके अलावा और हुकूमती इकदाम की ज़रूरत है, अगर कोई ज़राई अराजी है तो उसको एनओसी जारी ना किया जाए। अब इसके साथ सीमेंट की इंडस्ट्री भी जुड़ी है, तो सीमेंट पे जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो कम की गई, अब उस पर के कम कर दी, रिलीफ दिया, इस सेक्टर से जो वाबस्ता थे गवर्नमेंट ने रिलीफ उन लोगों को दिया, लेकिन फिर आगे जाके सीमेंट की कीमत बढ़ गई है, तो ये कैसा रिलीफ रहा? देखिए, गवर्नमेंट का बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक इस प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को जो है वो सही नहीं किया जाएगा, पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा कीमती सीमेंट हमारी है, दूसरे जो हमारी इनपुट्स हैं वो सबसे ज्यादा महंगी है पूरी दुनिया से, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम सस्ती कंस्ट्रक्शन करके दे देंगे? इसके बाद गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टैक्सेस हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर हम फिर भी ये समझते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो प्रॉस्पर करवाएंगे, तो शायद हम ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं। अच्छा, बेसिक डिमांड क्या है गवर्नमेंट से? जो बजट आ रहा था आपने, क्योंकि कोरोना की वजह से हर सेक्टर को उम्मीद थी कि रिलीफ दिया जाएगा, कोरोना की वजह से एकदम से मुआशरा जो है वो शट डाउन हो गई है, तो आपकी गवर्नमेंट से बेसिक डिमांड्स क्या हैं और आपने सोचा क्या था कि बजट में क्या रिलीफ दिया जाएगा? देखिए, हमारे दो बड़े इनपुट होते हैं, सीमेंट और स्टील, और उसको जो है वो उसकी प्राइस मैकेनिज्म को मैनेज करने की बात की गई है। ठीक है, दुनिया भर में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वही लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में मिलना चाहिए और पाकिस्तान में यही होने और इसी तरह जो है वो प्राइस मैकेनिज्म चलना चाहिए। दूसरा, जमीनों की बात थी कि जो प्राइम इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, उनमें जगह तो है नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे दूसरे शहर बसाने के लिए और वहाँ पर लोगों को इंसेंटिव दे कि जी बिल्डर्स को वहाँ आकर काम करें, वहाँ आकर जो है वो कंस्ट्रक्शन करें और लोग वहाँ बसाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी हमेशा स्टेट की होती है, ये बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के दे देगा। तो यहाँ पर इन तमाम चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। इसके लिए बड़ी एक मैस प्लानिंग की जरूरत है कि हमें मास्टर प्लान क्रिएट करने होंगे अपने अपने सिटीज के, और उस मास्टर प्लान में सिटीज को कैसे एक्सपेंड करना उसको भी देखना होगा। ये नहीं होगा कि कुछ जमीनें तो जो है वो म्युनिसिपल लिमिट में आती हैं और कुछ जमीनें जो है वो रेवेन्यू लिमिट में आती हैं, इसलिए वो कभी भी मास्टर प्लान जो है वो हमारा काबिल अमल नहीं होता। ठीक है चनाय साहब। तसव्वुर साहब, मेरा सेम आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह से चनाय साहब ने बड़ा ब्रीफली बताया कि हमारे दो इनपुट्स हैं, एक सीमेंट है और एक स्टील है,
तो सीमेंट पे अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम की है तो उसकी कीमत बढ़ा दी है, स्टील में भी यही सूरत हाल है, तो फिर हम किस तरह से कंस्ट्रक्शन को कम कीमत पर करके दें? ये हुकूमत से जब प्राइस बढ़ाई जाती है, क्या आप लोगों की कोई कमेटी नहीं है, मुशावरत की गई हो कि इतना बोरी पे हम इतने पैसे बढ़ा रहे हैं, और क्या स्टील में भी इसी तरह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं जैसे सीमेंट में है? देखें जी, जैसे मैं बता रहा था आपको कि ट्रस्ट लेवल की बात कर रहा था, तो इसी यही ट्रस्ट लेवल है कि आज जो मटेरियल की प्राइसेस कुछ और हैं, एक माह के बाद कुछ और होती है। जो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, अभी करना है तो कोई एक पैकेज बना के वो उसको शुरू करना चाहता है, तो कंस्ट्रक्शन का उतार चढ़ाव, ये जो मटेरियल के जो प्राइसेस का उतार चढ़ाव है, इसकी वजह से कोई काम करने में बहुत ये प्रॉब्लम आ रही है। आगे ये रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद सीमेंट बैग जो है वो 100 रुपये मजीद महंगा हो जाए मजीद। जी, सीमेंट देखिए, आप जिन लोगों ने अपना प्लान किया था, ये पेट्रोल 25 पे अभी एकदम जो महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने, तो कितनी प्राइसेस बाकी इसके साथ अलाइड इंडस्ट्री की जितनी भी इसमें जो लोग जो कैरेज होता है, बहुत से सामान मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने भी प्राइसेस बढ़ा दी। तो लोगों पहले प्लान कुछ और करके बैठे, एकदम ये बढ़ गया, फिर इसके साथ सीमेंट का भी रेट बढ़ गया, इसमें स्टील और सारी पेट्रोल के साथ भी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह ये प्राइसेस, जब ये जो ट्रस्ट लेवल है, इसी को तो बोल रहा हूँ कि ये ट्रस्ट लेवल तभी होगा जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी एक ऊपर कायम रहेगी, कोई प्राइसेस वगैरह ऊपर नहीं जाएंगी। तो इस वजह से ये ट्रस्ट लेवल का इसी को, तो इसी वजह से ये एक जो जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन वाली, जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा, तो सबसे बड़ा जो मैं बता रहा हूँ तो वो इत्माद का, गवर्नमेंट को मार्केट के अंदर इत्माद पैदा कर, जितनी भी उनके प्राइसेस हैं, जो भी रेट अब हो गए हैं, इसको स्टेबल करना चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर ये चीज़ नहीं है, लोग यही समझते हैं आज कुछ और है, कल कुछ और है, कल, क्योंकि अभी तक जब तक गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज जो है वो स्टेबल नहीं है, वो वक्त के साथ साथ बदल रही है। नहीं स्टेबल है, वो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, हर एक माह के बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद कोई ना कोई हर चीज़ के अंदर चेंज होता है। तो लोग इसलिए अब डरे हुए सहम के बैठे हैं, कभी हम किस तरह शुरू करें। अगर हम कहीं जो भी हमारे पास अगर कोई लगा देंगे तो उसमें जाहिर एक बजट जो बनाया होता है फिर आउट ऑफ बजट हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ सकती है। फैसल साहब इस्लामाबाद से हैं हमारे रिपोर्टर। फैसल, क्या इस्लामाबाद में भी बहुत सी जगहों पर जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं वो ज़राई ज़मीनों पर बनाई गई हैं? देखिए, इस्लामाबाद में ज़राई ज़मीन चूँकि कम है, एक पहाड़ी इलाका है, छोटी छोटी यहाँ पे ये पठारी ज़ुबान में से बाड़ियाँ कहते हैं, वो बहुत कम है यहाँ पे। ज़्यादा यहाँ पे ऐसी सोसाइटियाँ थी जो जंगलात थे या पहाड़ी इलाका था, तो यहाँ पहाड़ों की जो कटाई करके हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई हैं। ज़्यादातर सोसाइटियाँ पहाड़ जो है उन्हें काट के ही बनाई गई हैं, जंगलात काटे गए हैं, दरख्त काटे गए हैं, लेकिन ज़राई ज़मीन अगर कहें तो वो बहुत कम थी। लेकिन तो अभी आगे जैसे बढ़ बढ़ी है इस्लामाबाद जो है ये देखिए, एनओसी ये बाद में लेते हैं जब सारा कट चुका होता है। उसके बाद जब इंतजामिया के कुछ लोग हरकत में आते हैं तो पहले वो इनसे डील करते हैं, और जब डील नहीं होती तो फिर इनको जुर्माने करते हैं, और बाद में जाके कहीं ना कहीं इनको एनओसी भी मिल जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटी बढ़ती बढ़ती जो है यहाँ फतेह जंग तक पहुँच चुकी है। और इस्लामाबाद ये क्लेम करते हैं कि इस्लामाबाद का एरिया है, हालांकि फतेह जंग जो है इस्लामाबाद में नहीं आता। इसी तरह ये चक्री तक बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। ये पहाड़ों को काटा जा रहा है और जंगलात को काटा जा रहा है, और ज़्यादातर जो इस्लामाबाद की खूबसूरती थी तकरीबन उसको ये ख़त्म कर चुके हैं। इसी वजह से यहाँ अब जैसे जानती हैं कि सैलाब भी जो तेज़ हवाएं हैं, आंधी तूफान है, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब नई नई हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटी जो है उनके पास अभी तक एनओसी नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी ऐसी भी हैं जो इदारों के नाम पे है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ये सेक्टर O9 क्लेम करते हैं, लेकिन इनके पास भी कोई एनओसी नहीं है। ये आलमोस्ट सारी सोसाइटी आबाद हो चुकी है, और अब जब एनओसी नहीं है तो अब ना तो नया नक्शा पास किया जाता है। इसी तरह बहुत सारी सोसाइटियाँ। ठीक है नक्शा, फैसल बहुत शुक्रिया आपका, इस्लामाबाद से आप हमें बता रहे थे। चुनार साहब, बिल्कुल लास्ट मिनट है, मैं लास्ट कमेंट आपको जानना चाहूंगी, क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे आपके? देखिए, मैं क्लोजिंग रिमार्क ही दूंगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के जहां 70% या 60% दारोमदार टेक्सटाइल पर है, वहाँ इस पे भी एक बहुत बड़ा जो दारोमदार है, हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं फिर कहूँगा, खुदारा इस इंडस्ट्री को बहुत सीरियसली ले। इस इंडस्ट्रीज के जो डिमांड इस इंडस्ट्री को सीरियस ले और इसके इश्यूज को रिजॉल्व किया। शुक्रिया अहमद चुनार साहब, तसद्दुक हुसैन साहब हमारे साथ हैं, हमारे सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
शाम दुश्मन भारत की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 22 साला शहरी जख्मी। दुश्मन फौज ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कंट्रोल लाइन पर गोला बारूद बरसा दिया। बटल सेक्टर में शहरी आबादी पर मॉर्टर्स की शैलिंग। ISPR के मुताबिक वतन के रखवालों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, दुश्मन की तोपों को खामोश करवा दिया। 1 करोड़ आबादी वाले शहर कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दिन को सुकून ना रात को चैन, शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। गैर इलानिया लोड शेडिंग ने लोगों को जहनी मरीज बना दिया। बच्चे गर्मी से बिलखने लगे, बुजुर्गों का भी बुरा हाल। कराची में तवील लोड शेडिंग, PTI रहनुमाओं का के इलेक्ट्रिक के बाहर रोजाना 2 घंटे धरना देने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी का ओवर बिलिंग का सिस्टम खत्म करने और के इलेक्ट्रिक का मुआहदा पब्लिक करने का मुतालबा। कहा कराची में बिजली के निज़ाम के लिए कोई और राहें ढूंढना होंगी, के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में दूसरी कंपनी लाई जाए। पाकिस्तान सियाहती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। दुनिया भर में पाकिस्तान के सियाहती मकामात को उजागर करेंगे। ट्रैवल एडवाइजरीज भी बेहतर हुई हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया भर में GDP का 10% सियाहत से हासिल होता है। पाकिस्तान ने ब्रांड बना लिया, साल के आखिर में लॉन्च करेंगे। जबरी बरतरफियाँ रुकवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का खुसूसी सेशन। वज़ीर आज़म 8 जुलाई को आलमी फोरम पर खिताब में मेहनत कशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दामात का मुतालबा करेंगे। रुकने पंजाब असम्बली उस्मा कारदार PTI से आउट। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी रुकनीत खत्म कर दी गई। उस्मा कारदार की नामुनासिब ऑडियो लीक होने पर उन्हें 1 माह के लिए मुअत्तल किया गया। शोकाज नोटिस दिया गया। डिसिप्लिनरी कमेटी को मुतमईन नहीं कर पाए। मौजूदा कठपुतली हुकूमत 5 जुलाई 1977 के जुर्म की इंतहा है, मगर अब ये बाब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक और तारीख तरीन दिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम सियाह पर बयान। कोविड-19 से एक रोज़ में मजीद 93 अमवात, तादाद 4712 हो गई। 24 घंटों में मजीद 3191 केसेज रिपोर्ट, तादाद 2,28,474 हो गई। सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,29,830 हो गई। 467 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। शहबाज शरीफ ने कोरोना को शिकस्त दे दी, टेस्ट मनफी आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मुबारकबाद। कहा उम्मीद है अब शहबाज शरीफ रिमोट कंट्रोल कायद बनना छोड़ देंगे, कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ेंगे। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों के 48 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स के मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी कहते हैं मुस्ताफ़ी डॉक्टर्स वज़ीर सेहत के रवैये से नालां थे। MTI के ऐलान के बाद पंजाब के डॉक्टर्स पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। हर माह सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं। अस्पतालों की इस्तादकार बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे मिलकर फैसले किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर कहते हैं SOPs पर अमल करते हुए वबा को शिकस्त देनी है। पंजाब में करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। करप्ट माफिया की हर सतह पर सरकोबी करेंगे। माजी में होने वाली बेहिसाब करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी है।
जनूबी पंजाब के इंतजामी मामलात में मुल्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में भी मुकम्मल फाल होगा। शहर ओलिया में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हफ्ते में 3 रोज़ मौजूद रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, लिखा PTI ने जनूबी पंजाब से मुतल्लिक वादे पर अमल करके दिखा दिया। CPEC के मजीद 8 अहम मनसूबों पर काम शुरू। खुशाब से आवरान तक 146 किलोमीटर शाहराह की तामीर जारी। बलोचिस्तान में तरक्की और खुशहाली के बाब खुलेंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ को 43 बरस मुकम्मल। आज के दिन ज़ियाउल हक ने मुल्क की नौज़ायदा जमहूरियत पर शब खून मारा था। मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करके सूबाई गवर्नर्स को भी चलता किया। आज का दिन आमरीत की मज़म्मत और जमहूरियत को मजबूत करने का दिन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान। कोरोना का जोर बरकरार। दुनिया में 5,33,000 अफराद हलाक हो चुके। 1 करोड़ 14 लाख के करीब मुतासर। अमेरिका में वायरस की बड़ी तबाही। 1,32,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी। ब्राज़ील में 64,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। बरतानिया, रूस, भारत में वायरस का फैलाव जारी। गर्दन पर छुरी रखने का इल्ज़ाम। कौमी टीम के साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने यूनुस खान से माफ़ी मांग ली। यूनुस खान को फ़ोन करके कहा, अपने बयान पर शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी और पाकिस्तान की इज्जत करता हूँ। अंदाज़ा न था कि बयान मीडिया पर इतना उछाला जाएगा। और इंग्लैंड में कौमी क्रिकेट टीम की मशकें इख्तिताम पजीर। अब प्रैक्टिस मैच की तैयारी। खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। फिटनेस पर भी फोकस। मोहम्मद हफीज समेत दीगर 6 खिलाड़ियों ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया।